हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ आपकी एजुकेटर फॉर साइकोलॉजी, या फिर हम ये कह सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है मृणालिनी और मैं करंटली एजुकेटर हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। बट मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉप 11 कंट्रीब्यूटर्स के बारे में जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग अबाउट। सबसे पहले, विदाउट एनी मोर ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना ना, मुझे मज़ा आता है सिर्फ पढ़ाने में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे। सोक्रेटिस सबसे ज़्यादा फेमस फ़िलोसोफ़र हैं, ग्रीक फ़िलोसोफ़र। और ये प्लेटो के टीचर रह चुके हैं, यानी कि प्लेटो जो थे ये बेसिकली इनके स्टूडेंट थे। तो वाइस से वर्सा अगर आपसे आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पता होना चाहिए। सोक्रेटिस ना असल में ही यूज्ड टू बी ही यूज्ड टू लिव इन, ये कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग वंस अगेन। आई वाज जस्ट टेस्टिंग दिस राइट नाउ। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी ऑन टेक्स्ट बुक। लेकिन ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो बेसिकली मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो मज़े करते हैं थोड़े से, बिकॉज मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है। वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग अबाउट सम कंट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप गेट ले लो, चाहे आप एमफिल ले लो, चाहे आप यूजीसी नेट ले लो, आप DSSB ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो ना, स्टेट, सेंट्रल लेवल का, नेशनल लेवल का, हर जगह आपसे ये कंट्रीब्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद आर teaching first of all. So firstly we are going to be starting about Socrates। 470 to 399 BC के टाइम पे ये एग्जिस्ट करते थे। सोक्रेटिस असल में टीचर रह चुके हैं प्लेटो के, एक तो फर्स्टली, और ये वन ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। सोक्रेटिस असल में एग्जिस्ट करते थे। ही यूज्ड टू लिव इन ग्रीस ऑब्वियसली। और ग्रीस में बेसिकली एथेंस जो है ग्रीस की कैपिटल, वहाँ पे ये रहते थे। और सोक्रेटिस बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान थे। ही वॉज वेरी वेरी स्टबन। और ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे रैशनल थिंकिंग के अंदर। तो असल में क्या हुआ, इनकी ना जो मृत्यु थी ना, वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे मिजरेबल थी, लाइक वेरी, हाउ शुड आई से, मिजरेबल एंडिंग हुई इनकी। क्योंकि क्या हुआ कि ये ना इतने ज़्यादा ज़िद्दी इंसान थे कि इनको ना हर जगह जा जा के ना मज़ा आता था पूछने में कि ही वुड टेल एवरीबडी स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। आप सही मायने में चीज़ों को तभी समझ सकते हो जब आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करो। तो ये इतना ज़्यादा करते थे ना ये चीज़ कि ग्रीस की जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई। तो उन्होंने बोला कि यार इसको ईदर वी गिव यू टू ऑप्शन, ईदर हम तुम्हें बैनिश कर देते हैं, बैनिश यानी कि एथेंस से बाहर निकाल देते हैं, ग्रीस से बाहर निकाल देते हैं, या फिर हम तुम्हें पॉइजन दे देते हैं, तो हम तुम्हें पॉइजन दे देते हैं। तो भाई इसने कहा कि भाई I am much more interested in actually getting the poison because I don't want to be banished। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे निकाल दे मेरी कंट्री से, क्योंकि देश निकाला इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर हिम। सो इज़ लाइक कि चलो यार मुझे पॉइजन दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो इसको हम कहते हैं एक बहुत ही मिजरेबल एंडिंग थी, मतलब इनकी लाइफ की ना कहानी बहुत मिजरेबल थी। सो देन सोक्रेटिस के बारे में अब हमें और क्या समझना है। अच्छा, ही इज़ ऑल्सो नोन, ही हैज़ इंट्रोड्यूस अ सोक्रेटिक मेथड, जिसका मतलब होता है बेसिकली डायलेक्टिकल क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक मेथड ये होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान थे, तो इनका मानना ये था कि क्वेश्चन करो भाई हर चीज़ को, वट एवर दैट यू आर स्टडिंग क्वेश्चन इट। जैसे मैं टीचर हूँ और अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मे भी शायद कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप मेरे से कुछ सवाल पूछो कि हाँ क्या सही गलत ये वो फलाना ढिमाका। तो if you start questioning things and you arrive at a truth by questioning, आपको असल में जो सत्य है उसका पता कैसे चलेगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्वेश्चन थिंग्स। फिर उन्होंने नो दाई सेल्फ के बारे में एम्फोसाइज किया, जिसको हम सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं। नो दाई सेल्फ, दाई सेल्फ बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बोला जाता है कि खुद को जानना। तो सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस जो है वो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये मानते थे। जब तक हम खुद के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे हम चीज़ों को भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे।
ये इनेटिज्म के अंदर भी मानते थे और कहते थे कि हम उस चीज़ को थ्रू रीजनिंग भी निकाल सकते हैं। इनेटिज्म का मतलब हमारा होता है कि भाई देखो, जो नॉलेज है ना, वो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है, वो तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर से नहीं मिलेगी वाला सेंस नहीं है। इनेटिज्म का मतलब ये है कि हम असल में पैदा हुए हैं विद अ डिफॉल्ट नॉलेज। कोई भी जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो नॉलेज के साथ पैदा हुआ है। तो इनेटिज्म इज नॉलेज इज प्रेजेंट विद इन अस। ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। राइट। देन इसके बाद ये ऑल्सो बिलीव करते थे वर्चू एंड मोरालिटी के अंदर, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो देर आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम जो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। और इसी के साथ वी विल बी फोकसिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका रेलेवेंस जो है वो किस चीज़ में है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर है और क्वेश्चनिंग के ऊपर है। तो आपको सवाल मोस्टली किस चीज़ पे आएगा? आपको सॉक्रेटिक मेथड पे सवाल आएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है सॉक्रेटिक मेथड के बारे में। सॉक्रेटिक मेथड क्या होता है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सोक्रेटिस जो थे वो प्लेटो के ही टीचर थे। तो वाइस से वर्सा समझ लो दैट ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, राइट। एंड प्लेटो जो है एरिस्टोटल के टीचर हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और प्लेटो क्योंकि सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो भाई इनको ना हर चीज़ में ना एक सोक्रेटिक एंडिंग देनी होती थी। मतलब ये जो भी डायलॉग्स लिखते थे उसमें ये सोक्रेटिक एंडिंग देते थे, क्योंकि इनका ये था कि भाई ही वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिस, एंड जो भी बातें वो कहते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ऑब्वियसली। तो फिर सेम चीज़ें। नाउ इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो प्रपोज की, और इन्होंने बोला कि जो भी रियलिटी होती है ना उसके दो लेवल होते हैं, एक तो फिजिकल हो सकता है और एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। फिजिकल बेसिकली क्या है? कोई भी चीज़ जो मैटर से बनी हुई है, लाइक एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जिसको हम कॉग्निशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है। हमारे कुछ आइडियाज। अब इन्होंने नेटिविज्म जो है उसको भी एडवोकेट किया, और नेटिविज्म अगेन ये बात करता है कि भाई जो नॉलेज है ना वो हमारे अंदर प्रेजेंट है। नॉलेज इज इनेट विद इन अस। ठीक है। तो नॉलेज इज विद इन अस। ठीक है। और इस नॉलेज को हम रीजनिंग के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं। अगर हम जितना ज़्यादा लॉजिक, जितना ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि भाई ये तो डाई हार्ड फैन थे ना, किसके? डाई हार्ड फैन ऑफ सोक्रेटिस। तो ये वही फॉलो करते हैं जो सोक्रेटिस मानते थे। और सोक्रेटिस क्या मानते थे? क्वेश्चनिंग में। अब ये डुअलिज्म में बिलीव करते थे, तो क्योंकि प्लेटो डुअलिस्ट हैं तो आपको एक क्वेश्चन और जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, या फिर एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए सोक्रेटिस के बारे में, वो ये है कि अगर प्लेटो डुअलिस्ट हैं तो सोक्रेटिस भी क्या हैं? सोक्रेटिस भी डुअलिस्ट हैं, जिनका मानना ये होता है कि जो माइंड और बॉडी है ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, ये दो डिफरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है। तो प्लेटो भी यही मानते हैं कि भाई माइंड और बॉडी जो है ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, या फिर हम सोल भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं, और ये दोनों डिफरेंट है, टू डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है। और ये रैशनल थॉट पे भी बहुत ज़्यादा मानते थे, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग के अंदर इनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रपोज करते थे लॉजिक एंड रीजनिंग को। ठीक है। अब हम इनको ये भी कह सकते हैं दैट ही वाज अ रैशनलिस्ट, राइट। रैशनलिस्ट हैं, और ये बेसिकली प्रमोट करते थे रीजनिंग को। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, रेने डेकार्ड्स। रेने डेकार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर हम क्या बोलें, एक्चुअली ना रेने डेकार्ड्स जो थे, ही वाज समबडी हु वाज फ्रेंच, और ये बहुत ज़्यादा मानते थे सेंसरी एक्सपीरियंस के अंदर। मतलब इनका मानना ये था कि भाई जो भी चीज़ है ना हमारे अराउंड वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू है। और गॉड के अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये कहते थे कि कि यार जो भी चीज़ मुझे मेरे अराउंड दिख रही है ना वो एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जिनको हम गॉड कहते हैं, और गॉड ने बनाई है। और भाई गॉड जो भी उन्होंने जो भी यूनिवर्स बनाया है, जो भी चीज़ बनाई है, हम उसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने हमारे अंदर ये एक एबिलिटी डाली है जिसके थ्रू हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और खुद को एनालाइज कर पा रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी अनट्रू। ये झूठ नहीं हो सकता। तो ही वॉज अ वेरी फेमस फ्रेंच फिलोसफर एंड ऑल्सो मैथमेटिशियन। रेने डेकार्ड्स की जो फिलोसफी होती है उसको हम कार्टेशियन फिलोसफी कहते हैं।
और भी चीज़ें हैं, सुनते रहो। वो कार्टेशियन फिलोसफी बोलते हैं इनको, इनकी फिलोसफी को। और रेने डेकार्ड्स बहुत ही फेमस, इन्होंने एक फ्रेज बोला था जिसको हम कहते हैं कुजिटो अर्गो सूम। असल में ना, क्योंकि ये ना एक दिन ऐसे सोच रहे थे अपने बारे में, और ये ना मतलब ब्लेड रखे थे एंड ही वाज लुकिंग एट द सीलिंग, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे खुद के बारे में, एंड ऑल्सो समझने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ बेसिकली थ्रू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम ये समझते हैं, ये मैथमेटिकल, जैसे मैथ्स में क्या होता है कि हमारे पास एक्स एंड वाई होता है ना, तो ऐसे ही डेकार्ड्स ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा था, क्योंकि वो सीलिंग पे देख रहे थे और ये देख रहे थे कि पंखे की और सीलिंग की कितनी ज़्यादा दूरी है और किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इनके मन में ये आया कि भाई जब हम ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो बेसिकली हम असल में हम डिफरेंट हैं। हम तो अपनी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एक माइंड भी है जिसके थ्रू मैं सोच पा रहा हूँ, सोच विचार मेरी उससे हो रही है। तो ऑब्वियसली बॉडी के अलावा भी मेरे पास एक और एंटिटी है जिसको हम माइंड कहते हैं। तो ये सोच पाते हैं इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा इनका मानना था। एंड ही वॉज अ बिग डुअलिस्ट, मतलब ये बहुत बड़े डुअलिस्ट थे। इनका मानना ये था कि भाई माइंड एंड बॉडी जो है ये दोनों दो सेपरेट चीज़ें हैं, टू सेपरेट एंटिटीज हैं, टू सेपरेट थिंग्स। ठीक है। ऑल्सो अब रेने डेकार्ड्स इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रह चुके हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इन्होंने सबसे पहली रिफ्लेक्स एक्शन थियोरी दी थी, और ये इन्होंने ना ऐसे समझाने की कोशिश करी थी कि भाई देखो, बॉडी जो होती है ना, बॉडी इज़ अ मशीन। बॉडी कैसे काम करती है, कि जैसे कि इन्होंने ना ये समझाया था कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ना बहुत सारी नर्व्स हैं जो कि एक हॉलो की तरह कनेक्टेड हैं। मतलब आई विल जस्ट ड्रॉ अ वेरी लेम डायग्राम हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इन्होंने कहा था कि जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस आउट हो रही है, और ये हॉलो के साथ ना जुड़ी हुई है, और इसका तार ना एक जगह फिक्स्ड है, और वो तार बेसिकली आपका ब्रेन के साथ है। तो ये ब्रेन है, इसके साथ आपका तार फिक्स्ड है। तो ऐसे ये जो हॉलोज हैं, ये हॉलो जो है इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या है, हमारे वेंट्रिकल्स हैं। क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ही हमारे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही थी, इन्होंने ये बोला था कि भाई देखो, हर इंसान के अंदर ना एनिमल स्पिरिट प्रेजेंट होती है, और वो जो एनिमल स्पिरिट है उसको ही करंट टर्मिनोलॉजी में हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं एज सेरेब्रो स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। क्योंकि ब्रेन के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमें शॉक और इंजरी से बचा के रखना। तो इसलिए भाई इनका मानना ये था कि भाई एनिमल स्पिरिट ना हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या इन्होंने और क्या दिया था, मुझे याद करने दो यार, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि क्योंकि आई टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन देयर आर थिंग्स। ठीक है। एनिमल स्पिरिट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट माइंड एंड बॉडी बीइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये रैशनलिस्ट भी हैं, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और इसके अलावा आई थिंक दैट इज़ इट अबाउट रेने डेकार्ड्स। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे अब विद फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। नाउ हु इज फ्रांसिस बेकन, असल में ये बहुत ही बड़े एम्पेरिसिस्ट माने माने जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ही इज़ अ फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। ठीक है। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। एम्पेरिसिज्म। और असल में ना एम्पेरिसिस्ट या एम्पेरिसिज्म है क्या, एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या, आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना। यानी कि देखो, आपके अराउंड जो भी साइंस प्रेजेंट है, आपके अराउंड जो भी चीज़ें प्रेजेंट है ना, इन सबको क्लोजली मॉनिटर करना, समझ पाना कि ये है क्या, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं या एम्पेरिसिज्म कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जो नॉलेज है ना, ये सेंसरी एक्सपीरियंस से आ रही है। सेंसरी एक्सपीरियंस से आ रही है, तो मतलब आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज कहाँ से आ रही है, आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही आ रही है। तभी हम कह रहे हैं कि नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है। अब ये इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा मानते थे। इनका मानना ये था कि भाई हम ना जो भी चीज़ समझ सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू
जनरल ऑब्जर्वेशन, मतलब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अगर हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना कोई, तो उसके ना मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज नोन एज योर इंडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो, मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है। लेकिन फिर इसके अलावा और क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रांसिस बेकन ने दी थी, और इनके अराउंड भी अगर हम बात करें, देर आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन मोस्टली इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिर्फ एम्पेरिसिज्म को प्रमोट करते थे। एंड फिर उस टाइम पे जितने लोग थे ये वो ये बोलते थे कि ठीक है, मतलब इट्स लाइक वे टू मच, क्योंकि इनका एम्फोसिस ये था कि एम्पेरिसिज्म जो है या ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से ही हम रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट, जिसका नाम है कॉनराड लॉरेंस। कॉनराड लॉरेंस जो है ये वन ऑफ द इथोलॉजिस्ट माने जाते हैं। 1903 एंड 1989 के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, नोबेल प्राइज विनर है 1973 के। इथोलॉजिस्ट जहाँ पे भी शब्द सुनोगे इसका मतलब होता है somebody जो साइंस को विद दी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर समझाने की कोशिश करता है। मतलब इन्होंने असल में क्या किया था, इन्होंने इन्होंने एनिमल बिहेवियर की स्टडी करी थी, और इन्होंने बहुत ही फेमस जो चीज़ है जिसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं, इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है बेसिकली जो हमारे यंग एनिमल्स होते हैं ना, या फिर कोई भी चाहे ह्यूमन बींग्स का बच्चा हो, इन्होंने असल में क्या किया था, ऐसे कुछ ना डकलिंग्स थे, डकलिंग्स। ठीक है। तो ये जो डकलिंग्स थी, अ, इनको बेसिकली इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे फूड देने की कोशिश करी, या फिर ऐसे थोड़ा कैरेस करने की कोशिश करी, एक लविंगली एनवायरनमेंट देने की कोशिश करी। तो ये जो डकलिंग्स थी ना ये फॉलो करनी शुरू हो गई इनको, कॉनराड लॉरेंस को। ठीक है। इसकी वजह से इन्होंने ये फिगर आउट करा कि भाई देखो ये जो भी डकलिंग्स हैं, यहाँ पे इवन दो गीज लिखा हुआ है, ये जो डकलिंग्स है ये मुझे फॉलो कर रही हैं, ये इसलिए फॉलो कर रही हैं क्योंकि दे हैव फॉर्म्ड सम काइंड ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स मी। तो ये जो अटैचमेंट है ये कहाँ से आ रहा है, ये असल में आ रहा है इनके इंटरनल बिहेवियर के अंदर से। तो इसी को इन्होंने इम्प्रिंटिंग कहा, कि जो यंग एनिमल्स होते हैं वो अटैच कर लेते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंस्टिंक्ट्स और एवोल्यूशनरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। इन्होंने कहा कि भाई इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनली हमें सही गलत में समझाते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। एक बार मुझे चेक करना है तो रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, कि मैं अपने आप में बोले जा रही हूँ। हाँ तो हो रही है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट थॉमस हॉब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब पॉलिटिकल थियोरिस्ट माने जाते हैं, तो मोस्ट फेमस पॉलिटिकल थियोरिस्ट, और पॉलिटिकल साइंस में भी इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है जी। तो असल में ही यूज टू एग्जिस्ट अराउंड 1588 एंड 1679। इंग्लिश फिलोसोफर भी रहे हैं, तो मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई लिटरेचर में भी इन्होंने बहुत फेमस एंड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो असल में ना इन्होंने मटेरियलिज्म को कंट्रीब्यूट एडवोकेट किया था, और इन्होंने ये कहा था कि भाई जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है ना वो मैटर है और माइंड है। मैटर और माइंड की वजह से हमारी ब्रेन एक्टिविटी होती है। मैटर क्या होता है, बेसिकली इट्स बेसिकली साइंस। तो उन्होंने साइंस के लॉ को माइंड के साथ समझाने की कोशिश करी, और इसी के थ्रू हमारी जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा कि भाई जो इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो नंदीलेस दे आर अ मशीन ओनली। ये तो मशीन की तरह काम करते हैं। मतलब ये जो मशीन्स हैं असल में दो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, जो कि है हमारी प्लेजर और दूसरी है हमारी पेन। तो इनका मानना ये था कि अगर आप इंसान से काम करवाना चाहते हो या उनको उनसे कोई एडवांटेज लेना चाहते हो, तो भाई ये आप उनसे करवा सकते हो, आप उन्हें मोटिवेशन दे सकते हो, इधर आप उन्हें प्लेजर दे दो या आप उन्हें पेन दे दो, तो ये अपना काम कर लेंगे।
ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काफी ज्यादा एम्फोसिस दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि भाई हमने अपने आप को बहुत ज्यादा सेव करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारी एनर्जी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरों के साथ रह कर अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट भी करती है, और ये आपकी लाइफ के अंदर एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इन्होंने सेल्फ प्रेजर्वेशन की बात करी, और इनका बिहेवियरिज्म पे भी एक बहुत ही अर्ली इन्फ्लुएंस रहा। बिहेवियरिज्म हमारा माना जाता है व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद होता है बेसिकली कि कैसे दूसरे जो इंसान होते हैं वो एक रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन होता है इसके अंदर। और बिहेवियरिज्म ये भी होता है कि भाई हर चीज़ का कुछ ना कुछ रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है। डिटर्मिनिज्म के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी कि हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं। लाइफ में जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो सब कुछ डिटर्मिन्ड है। ठीक है ना? और दिस इज़ व्हाट ही मीन्स अबाउट डिटर्मिनिज्म। ठीक है। तो आज के लिए तो हम सिर्फ 6 ही साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एटलीस्ट ये बताओ कि वेदर यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, एंड इफ़ यू डिड तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी आपके साथ। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 करूँ तो पार्ट 2 के लिए आपको मुझे कॉमेंट करके बताना पड़ेगा। प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो, एंड अगर आप मुझे एंगेजमेंट देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। लेकिन मैं तो मतलब अपने मज़े के लिए करती हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? और दैट इज़ इट। ऑलराइट गाइस, चलो इसी के साथ आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। इवन दो मतलब कभी कभी क्या होता है कि मेरी पर्सनालिटी ना वो वाली निकल जाती है जो मेरी नॉन टीचर पर्सनालिटी है, क्योंकि यार इवन आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, राइट? तो मिलूंगी मैं आपको अब अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। इवन दो अगर आप कमेंट भी नहीं करोगे ना तो भी मैं पढ़ाऊंगी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टूडल्स।